मूवी की शुरुआत जोडी नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक गैस स्टेशन के स्टोर पर जाती है ताकि ये दोनों मिलकर के उसे लूट सकें। ये स्टोर के कैशियर को ले लेते हैं गन पॉइंट पर। तब वो कैशियर जितना भी कैश होता है वो इनके हवाले कर देता है। तभी जोडी की नजर पड़ती है एक पुराने सेफ पर। वो कैशियर से कहती है कि तुम्हें उस सेफ को खोलना होगा। कैशियर कहता है कि मैं इस सेफ को तो खोल दूंगा, लेकिन इसके अंदर जो चीज है उसे देख कर के तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। ये सुनकर के जोडी उसे गोली मार कर के बैठा देती है नासा के रॉकेट में और यहीं पर सब कुछ फेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम समांथा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच कार में अकेली बैठी हुई थी। दरअसल वो अपने हस्बैंड के साथ इधर से गुजर रही थी, लेकिन अचानक गैस खत्म हो जाने की वजह से इनकी कार बंद हो गई। इसलिए समांथा के हस्बैंड उसे अकेला छोड़कर गैस स्टेशन ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वो अभी तक वापस नहीं लौटे। समांथा प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी और अब वो कार से निकल कर के बढ़ती है जंगल की तरफ। तभी उसे एक केबिन दिखाई देता है। जब वो उस केबिन में जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे एहसास होता है कि अंदर कोई आ रहा है। वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। दरअसल अंदर कोई आया था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। समांथा बुरी तरह से डर जाती है। वो आदमी बैग से कुछ चीज निकालता है और वापस चला जाता है बाहर। उसके जाने के बाद समांथा भी भाग निकलती है यहाँ से, लेकिन जल्दी ही वो आदमी समांथा तक पहुँच जाता है जो केबिन के अंदर आया था। वो समांथा को बताता है कि उसकी गाड़ी भी यहाँ पर खराब हो गई थी और 3 दिन हो चुके हैं, वो अब तक यहाँ से निकल नहीं पाया। समांथा उसे कहती है कि मेरी गाड़ी यहीं पास में है। फिर ये दोनों के दोनों जाते हैं उसकी गाड़ी के पास। इस आदमी का नाम था टॉम। वो समांथा की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इनके पास खाने के लिए भी सिर्फ एक ही स्नैक्स का पैकेट था। इसी पैकेट से अब इन दोनों को सरवाइव करना होगा। टॉम कहता है कि हमें केबिन में वापस जाना चाहिए, लेकिन समांथा जाने से मना कर देती है और टॉम से कहती है कि मैं यहीं पर बैठकर के अपने हस्बैंड का वेट करूंगी। अब टॉम भी उसके साथ यहीं पर रुक जाता है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है। टॉम समांथा को समझाता है कि रात के वक्त ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ठंड में हम दोनों मारे जाएंगे, इसलिए हमें केबिन में जाना चाहिए। कार में एक ब्लैंकेट होता है। ये उस ब्लैंकेट को लेकर के वापस आ जाते हैं उस केबिन में। समांथा को अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई भी ब्लैंकेट नहीं है। टॉम उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं गई अपने हस्बैंड के साथ। तब समांथा बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ज्यादा चल नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम कार में ही रुको, मैं जल्दी ही गैस लेकर के वापस आता हूँ। टॉम कहता है कि पास ही मेरी गाड़ी है, कल हम उसमें से गैस निकाल कर के तुम्हारी गाड़ी में फिल करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। समांथा देखती है कि केबिन में पीने के लिए पानी भी है। तो वो टॉम से कहती है कि चलो कम से कम हमारे पास पीने के लिए पानी तो है। टॉम कहता है कि कल मैं इस पानी को पास की नदी से लेकर के आया था, लेकिन जब मैं दोबारा उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। समांथा ये बात सुनकर के बुरी तरह से घबरा जाती है। अब ये दोनों रात उसी केबिन में गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो टॉम अपनी गाड़ी के पास जाता है। उधर समांथा केबिन के अंदर ही थी। तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर के देखती है तो एक लड़की बेहोश पड़ी थी। तब वो उस लड़की को अंदर लेकर के आ जाती है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जोडी थी, जिसे हमने कहानी के शुरू में गैस स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोबरी करते हुए देखा था। कुछ देर के बाद जोडी होश में आ जाती है। वो समांथा से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई। समांथा कहती है कि मुझे नहीं पता। अब जोडी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वही हम टॉम को देखते हैं जो गैस लेकर के केबिन की तरफ आ रहा था। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सारी गैस नीचे गिर जाती है। गोली की आवाज को जोडी भी सुनती है, इसीलिए वो वापस आ जाती है केबिन में। यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि ये केबिन समांथा का नहीं है। समांथा उसे बताती है कि मेरे आने से पहले यहाँ पर टॉम था। तभी टॉम आ जाता है यहाँ पर। वो जोडी को बताता है कि 4 दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके
उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। इनके पास पीने के लिए सिर्फ एक बोतल पानी है और सिर्फ एक स्नैक्स का पैकेट। यहाँ केबिन में खराब रेडियो भी है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि यहाँ से निकल सके, लेकिन बार बार अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद भी ये वापस इसी केबिन के पास आ जाते हैं। दरअसल ये तीनों एक तरह के चक्रव्यूह में फंस चुके थे, इसलिए यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अब समांथा और जोडी जब केबिन में होते हैं तब समांथा जोडी को बताती है कि मैं वर्जीनिया में रहती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ हैम्पशायर जा रही थी। ये सुनकर के जोडी हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तुम वर्जीनिया में रहती हो और अपने हस्बैंड के साथ हैम्पशायर जा रही थी तो तुम यहाँ विस्कॉन्सिन में कैसे पहुँच गई। ये सुनकर के समांथा भी हैरान हो जाती है क्योंकि ये दोनों स्टेट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब टॉम भी यहाँ पर आ जाता है। जोडी टॉम को बताती है सारी बात। तब टॉम कहता है कि हम इस वक्त डेकोस्टा में हैं। ये सुनकर के समांथा और जोडी दोनों की दोनों हैरान हो जाती है क्योंकि ये तीनों की तीनों लोकेशन एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये यूए के अलग अलग स्टेट्स हैं जो एक दूसरे के रूट पर भी नहीं आते। पर अब सवाल ये है कि आखिर ये केबिन कहाँ पर है। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनका खाना और पानी भी खत्म हो गया था। अगली सुबह ये तय करते हैं कि ये तीनों के तीनों यहाँ से साथ ही निकलेंगे और आज ये सड़क की तरफ नहीं जाते बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। बहुत आगे जाने के बाद इन्हें जमीन के नीचे एक बंकर दिखाई देता है जिसमें खाने पीने का सामान पड़ा था। यहाँ पर एक रोड मैप्स भी होता है जिससे इन्हें पता चलता है कि शायद ये पोलैंड में है। अब ये बहुत सारा फूड लेकर के ऊपर आ जाते हैं, पर कुछ ही दूर जाने के बाद ये एक बार फिर से उसी केबिन के सामने पहुँच जाते हैं। दरअसल बंकर मिलने के बाद इन्हें लगा था कि ये एक अलग रूट पर हैं, लेकिन ये अभी तक उसी जगह पर फंसे हुए थे। फिर ये तीनों के तीनों वापस आ जाते हैं केबिन के अंदर। यहाँ पर समांथा को पता चलता है कि जोडी के पास बहुत सारे पैसे हैं जो उसने गैस स्टेशन के स्टोर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ लूटे थे। समांथा जब उन पैसों को देखती है तो कहती है कि ये तो नकली हैं क्योंकि उन पर सन 1984 लिखा हुआ था। वो उसे कहती है कि फ्यूचर के पैसे अभी कैसे चल सकते हैं। ये सुनकर के जोडी हैरान हो जाती है। वो समांथा से कहती है कि ये पैसे 1 साल पहले छपे थे और अभी 1985 चल रहा है। समांथा कहती है कि ये 1985 नहीं बल्कि 1962 है। ये सुनकर के टॉम कहता है कि ना तो ये 1985 है और ना ही 1962 बल्कि इस वक्त सन 2011 चल रहा है। ये सुनकर के तीनों को समझ में आ जाता है कि ये अलग अलग साल से तीनों यहाँ पर मिल चुके हैं। अब ये और कुछ समझ पाते तभी अचानक से इन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बाहर एक जर्मन सोल्जर था। इन्हें लगने लगता है कि वो इनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन वो इन तीनों को बंदी बना लेता है। साथ ही केबिन में जो रेडियो होता है उसे ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने साथियों को इन्फॉर्म कर सके कि वो इस वक्त कहां पर है। टॉम को समझ में आ जाता है कि ये तीनों के तीनों सोल्जर्स की टाइम लाइन में है, यानी कि 1940 में। इसीलिए यहाँ पर 1940 का रेडियो है और वो बंकर भी जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया जाता था। समांथा को टॉम पर डाउट होने लगता है। उसे लगने लगता है कि टॉम ने ही टाइम ट्रेवल करके सबको यहाँ पर बुलाया है। तब टॉम बताता है कि सन 2011 इतना एडवांस नहीं है कि उस वक्त में टाइम ट्रेवल किया जा सके। यहाँ पर उस जर्मन सोल्जर को इनकी लैंग्वेज समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन समांथा को थोड़ी बहुत जर्मन आती है। अगली सुबह वो सोल्जर टॉम को बाहर ले जाता है और एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद जब वो केबिन में आता है तो देखता है कि जोडी के गले में एक लॉकेट है। तब वो उससे पूछता है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब वो कहती है कि ये लॉकेट मेरी मोम का है। समांथा जब उस लॉकेट को देखती है तो कहती है कि सेम ऐसा ही लॉकेट एक मेरे पास भी है। दरअसल सेम ऐसा ही एक लॉकेट जर्मन सोल्जर के पास भी था जिसके अंदर एक औरत की फोटो थी। समांथा जब उस फोटो को देखती है तो कहती है कि अरे ये तो मेरी मोम है। जैसे ही जोडी उस फोटो को देखती है तो कहती है कि ये तो मेरी ग्रैंड मदर है, यानी कि समांथा कोई और नहीं बल्कि जोडी की मोम है जो इस वक्त प्रेग्नेंट है और नवंबर में उसकी डिलीवरी होगी, यानी कि समांथा के पेट में इस वक्त जोडी है। नवंबर में
जब उसकी डिलीवरी होगी तब उसकी मॉम की मौत हो जाएगी, क्योंकि जोडी के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। अब वो जर्मन सोल्जर इन दोनों को बाहर ले जाता है जहाँ पर उसने टॉम को बांधा हुआ था। वो टॉम से पूछता है क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई लॉकेट है। तब टॉम चालाकी से उस सोल्जर को बुलाता है अपने पास और एक जोरदार पंच मार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये उस सोल्जर की आईडी को देखते हैं जिसमें उसका नाम हैंस लिखा हुआ था। दरअसल समांथा के डेड का नाम था हैंस और वो भी एक जर्मन सोल्जर थे, यानी कि ये सोल्जर कोई और नहीं बल्कि समांथा के डेड हैं, जिनकी मौत पोलैंड के एक एयर स्ट्राइक में हुई थी। और जोडी समांथा की बेटी है। जोडी बताती है कि मेरे डेड का नाम भी एडम था, जो कि समांथा के हस्बैंड का नाम है। जोडी बताती है कि मेरे डेड की मौत वियतनाम वॉर में हुई थी, जिसके बाद मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने मुझे पाला। समांथा इन बातों को सुनकर के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही उसके सामने उसकी बेटी है, इसलिए वो उठकर के वहाँ से चली जाती है। और अब टॉम जोडी को बताता है कि मेरे पास भी सेम ऐसा ही एक लॉकेट था, जो कि मेरी मॉम का था, पर मैंने उसे कभी खोल करके नहीं देखा, क्योंकि मैं अपनी मॉम से नफरत करता था। उसने मेरे डैड को और एक कैशियर को गोली मारी थी, जिसके बाद उसे सजाए मौत सुनाई गई। जब वो जेल में थी वहीं पर मेरा जन्म हुआ। मैंने अपना पूरा बचपन जेल में बिताया। दरअसल इस मूवी की शुरुआत में गैस स्टेशन के जिस स्टोर में जोडी और उसका बॉयफ्रेंड रॉबरी कर रहे थे, तो वहाँ पर जोडी ने उस कैशियर को गोली मार दी थी। फिर उसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दिया था और इन दोनों के मर्डर के इल्जाम में ही जोडी को सजाए मौत सुनाई गई। टॉम की बातों को सुनकर के जोडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बाहर चली जाती है समांथा के पास। समांथा बताती है कि जब मेरे डैड एयर स्ट्राइक में शहीद हुए उसके बाद मैं एडम के पेरेंट्स के घर चली गई। एडम के पेरेंट्स मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, वो बुरी तरह से मुझे मारते पीटते थे। ये कहते कहते वो रोने लग जाती है। फिर वो जोडी को अपने एक सपने के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब से मैं इस केबिन में आई हूँ तब से अक्सर मुझे एक सपना आता है कि डिलीवरी के दौरान मेरी मौत हो गई। तब टॉम भी कहता है कि मुझे भी एक सपना आता है कि मैंने एक प्रिस्ट को गोली मार कर के ऊपर पहुंचा दिया। जोडी भी अपने सपने के बारे में बताती है जिसमें उसे सजाए मौत दी गई थी। दरअसल ये इन तीनों का सपना नहीं था, बल्कि फ्यूचर में इनके साथ होने वाली एक घटना है। समांथा उस जर्मन सोल्जर के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे डैड हो। फिर वो उनकी रस्सियां खोल देती है, पर उसके डैड जो एक जर्मन सोल्जर है वो समांथा से कहते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करना होगा, इसीलिए वो केबिन से भाग कर के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद टॉम जब मैप को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये सन 1945 है और आज ही वो दिन है जब उसके ग्रैंडफादर यानी हैंस की मौत हुई थी। वो जोडी और समांथा से कहता है कि अगर हम उन्हें बचा लें तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारी लाइफ में जो भी दुख और तकलीफें आई थी वो कभी नहीं आएंगी, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर जर्मन सोल्जर हैंस को मरने से बचाना होगा। इसके बाद जब ये हैंस के पास जाते हैं तो वो इन पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करना चाहता था। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर गोली चला देता है। तब जोडी बीच में आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। हैंस वहाँ से भाग जाता है। टॉम समांथा से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके जोडी को मरने से बचाना होगा, क्योंकि अगर उसकी मौत हो गई तो मेरा वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद टॉम हैंस का पीछा करना शुरू कर देता है। ये दोनों भागते भागते वापस आ जाते हैं उसी केबिन के सामने। हैंस उस पर गन पॉइंट कर देता है, फिर गोली चला देता है टॉम पर। तभी अचानक से टॉम अपने आप ही गायब हो जाता है, क्योंकि जोडी की मौत हो चुकी है। क्योंकि जब जोडी की ही मौत हो गई तो टॉम का कोई वजूद नहीं रहा। उधर समांथा जो जोडी की मौत से बहुत ज्यादा परेशान है, वो भाग करके आती है अपने डैड हैंस के पास। वो उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। हैंस ने भी अपनी आंखों के सामने टॉम को गायब होते हुए देखा था, इसीलिए वो यकीन कर लेता है समांथा की बात पर। अब ये दोनों भागते हैं बंकर की तरफ और अब एयर स्ट्राइक भी शुरू हो चुकी थी, पर हैंस उसे खींच करके बंकर के अंदर ले आता है। हैंस की जान बच जाती है और अब जब हैंस की जान बच चुकी है तो समांथा और जोडी दोनों की बॉडी गायब हो जाती है। अब कहानी वापस से वहीं पर आती है जहां से शुरू हुई थी, यानी कि सन 1985 में, जहां पर जोडी उसी गैस स्टेशन के स्टोर में जाती है जहां पर उसने रॉबरी की थी। वो स्टोर कीपर से पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तब वो बताता है कि इस जगह का इफेक्ट ही ऐसा है, यहाँ पर जो भी आता है वो यही कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। दरअसल हैंस ने अपने आप को मरने से बचा लिया था, जिस वजह से सब कुछ बदल चुका है। इस टाइमलाइन में जोडी बहुत ही ज्यादा एलिगेट और एजुकेटेड
एक्साइटेड है। जब वो स्टोर से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें केविन बैठा हुआ था। दरअसल केविन वही लड़का है जो पिछली टाइम लाइन में उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसके साथ एक लड़की थी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जैसे पिछली टाइम लाइन में जोडी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। दरअसल ये दोनों यहाँ पर रॉबरी करने के लिए आए थे। ये दोनों के दोनों स्टोर के अंदर जाते हैं, यानी कि जो चीजें पहले हुई थी वो अब भी होने वाली हैं। इसके बाद जोडी अपने घर जाती है जहाँ पर समांथा उसका वेट कर रही थी। समांथा अब भी जिंदा थी। फिर ये दोनों के दोनों जाते हैं बीच पर घूमने के लिए। दरअसल हैंस की जान बच गई थी और जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वो अपनी वाइफ के साथ अमेरिका रहने के लिए आ गया। उसने अपनी वाइफ और समांथा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और सन 1985 में उसकी मौत हो गई। और अब समांथा इस टाइम लाइन में जोडी के साथ रहती है और आगे चलकर के जब टॉम पैदा होगा तो ना तो उसे जेल में अपना बचपन गुजारना पड़ेगा और ना ही वो अपनी मॉम जोडी से नफरत करेगा, क्योंकि अब वो टाइम निकल चुका है जब जोडी ने गैस स्टेशन के स्टोर पर 2 लोगों को ऊपर पहुंचाया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इंटर नाउ हियर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।